नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692618। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है, इन्होंने भारत में पहली बार पुरापाषाण काल उपकरण की खोज की थी। जो पुरापाषाण उपकरण है उनकी खोज इन्होंने पहली बार की थी। तो ये थे क्या? अब इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें ऊपर नीचे वाले जो दोनों है वो सही होंगे। भूगर्भ वैज्ञानिक भी ये थे और पुरातत्वविद भी थे, तो इसमें बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगले वाले को देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन जो त्रियुगी विभाजन था, मतलब 3 युगों का बंटवारा था, उसको किसने किया था? तो इसको करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था थॉमसन। ठीक, पहला वाला। नेक्स्ट, उल्लिखित जो प्रमाण है या उत्खनित प्रमाण है, मतलब उत्खनन से प्राप्त प्रमाण जो है, उसके हिसाब से पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था? तो यहाँ पर कुछ समय दिया हुआ है और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल। आप भी जानते हैं, कई बार आपने प्रश्न में देखा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें, मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान कौन सा है? तो यहाँ लंगनाज दिया है, बीरभानपुर है, आदमगढ़ है और चौपानी मांडो है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से आदमगढ़ हो जाएगा। सी वाला सही है। ठीक, अगले वाले को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? अब यहाँ चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा और सराय नाहर राय दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला है, महदहा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ पर प्राप्त हुए? मतलब एक कब्र के अंदर 3 मानव कंकाल, मतलब 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। तो ये जगह कौन सी है? ये जगह आपकी है दमदमा। ठीक है, यहाँ पर जो स्थान आप देख रहे हैं ना, इसमें से दमदमा जो जगह है उसको आप चुनिएगा। इसका बी वाला सही है। अगले वाले को देखते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में। यह जो प्रोटो हिस्टोरिकल एज थी उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, नवपाषाण काल। यहाँ चूंकि पूछा जा रहा है खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में, तो नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक वाला टाइम है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो इसमें से नर्मदा घाटी हो जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा था जहाँ से हमें पहली बार प्रमाण मिला था। बाकी जो पहाड़ियाँ या स्थान दिए हैं उनमें से नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था? अब यहाँ पे गेहूं और जौ में लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो जौ होगा। जौ के बीज ज़्यादा पुराने हैं, बाद में इन्हीं के अंदर से गेहूं की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, प्राचीन उपमहाद्वीप जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर कुछ स्थान दिए हैं, जैसे लोथल है, हड़प्पा है, मेहरगढ़ है और मुंडीगाग है। तो मेहरगढ़ हो जाएगा। सबसे जो पुराना साक्ष्य है वो हमें मेहरगढ़ से मिला है। बलूचिस्तान वाला इलाका है ये। नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड। गैरिक मृदभांड का मतलब समझ रहे हैं? गेरुआ रंग के, गेरुआ रंग जो होता है उस रंग के जो मिट्टी के पात्र हैं उनका नामकरण हुआ है कहाँ पे? इन्हें नाम दिया गया कहाँ पे? यहाँ हस्तिनापुर है, अहिछत्र है, अहिछत्र मतलब काम्पिल्य, नोह में या फिर लाल किले में। तो विकल्प काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और हस्तिनापुर हो जाएगा यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर है वो ऊपर वाला है, ए वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? मतलब किस तरफ रख कर दफनाते थे? दिशा आपको बतानी है। तो यहाँ जो दिशा उनकी होती थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती थी। और वैसे भी जब किसी की मृत्यु होती है तो आप देखते हैं कि जो शव होता है उसका सिर उत्तर की ओर होता है और पैर दक्षिण की ओर होता है। ठीक, इसीलिए जो जीवित मनुष्य होता है उसको ये सलाह दी जाती है कि आप सिर जो है वो उत्तर में करके मत सोइए। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी के दोनों चुंबकीय ध्रुव हैं उनका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य? ये वाला जो प्रश्न है आपने हजारों बार हल किया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? गर्त आवास मतलब जो पिट ड्वेलिंग के
पिट ड्वेलिंग होती है उसके एविडेंस की बात की जा रही है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बुर्ज होम हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थान लेखैया है। ठीक, यहाँ पर जो नीचे वाला डी दिया है ना वो परफेक्ट है। नेक्स्ट, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। अब किस चीज पर निर्भर होता है जरा इसमें देखकर बताइए। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो संस्कृति हो जाएगा। पेट भरने का काम या अपना जीविकोपार्जन करने का काम तो हर जीव करता है, जीवित रहने के लिए इतना तो वो करता है, लेकिन अपनी संस्कृति का संरक्षण करना ये मनुष्य का ही काम होता है, इसके लिए बुद्धि चाहिए होती है। इसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है आप बताएं इसमें से जो विकल्प दिए हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग। ये आद्य ऐतिहासिक युग है, यानी जो ऐतिहासिक काल है उससे भी कहीं ज्यादा पुराना। आद्य मतलब प्राचीन। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब ये आर्यों की सभ्यता नहीं थी। तो इसमें स्थिति जो है वो दी हुई है, वह नगरीय सभ्यता थी। इसका कारण आपको बताना है। नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, यह खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, मतलब ये खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, या फिर इसका विस्तार नर्मदा की घाटी में हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। तो इसमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता के गैर आर्य होने का मतलब है कि ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक, नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ बराबरी का दर्जा होता था, बहुत ज़्यादा इसमें भेदभाव नहीं होता था। आर्यों की जो सभ्यता थी उसमें भेदभाव पनपा, बाद में पनपा, लेकिन वहाँ पर वो दिखाई देता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। शुरुआत में ही हम विभाजन देख लेते हैं, आर्य और पणी का विभाजन। पणी जो थे वो नीच माने जाते थे, मतलब निम्न, और उनके साथ आर्यों का संघर्ष चलता रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, मतलब जो हमारे इतिहासकार हैं उनका मानना है कि आर्य सभ्यता जो थी उनका समय बाद का है और सिंधु सभ्यता उससे प्राचीन है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? लिपि है, यानी स्क्रिप्ट, या फिर टाउन प्लानिंग इनकी देखकर ऐसा लगता है, या फिर कॉपर जो है उसकी वजह से ऐसा कहा जाता है, या जो मृद भांड है यानी पॉटरीज है उनके बारे में देखकर पता लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मृदभांड हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन और उनका आकार प्रकार और जो उनकी स्थिति है उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये पहले की सभ्यता है और विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी, बेशक अलग थी, लेकिन क्यों ये आपको बताना है। तो इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, वो गौ पालन करते थे, गाय को काफी प्रायोरिटी देते थे, लेकिन नगर नियोजन की व्यवस्था उनमें नहीं दिखाई देती, यहाँ पर दिखाई देती है। और इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, मतलब जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती है वो पाई जाती थी, चित्रात्मक। और इनके पास लोहे और रक्षा के शास्त्रों का ज्ञान जो था उसका कतई अभाव था, मतलब लोहे के उपकरण या इस चीज़ की जानकारी इनके पास नहीं थी। तो आप बताएं कि इसमें से कौन सी भिन्नता दिखाई देती है, और इसका सभी हो जाएगा। ये सारे लक्षण जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में हमें दिखते हैं, और इस तरह के प्रश्न तो संघ लोक सेवा आयोग भी पूछता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कायदे से पढ़कर जाइएगा, इससे प्रश्न बनते ही हैं। इसके बाद देखिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी, इसका सबसे मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से हमें ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप जानते हैं कि जो पुरातात्विक खुदाई हुई है वहीं से हमें इस सभ्यता के बारे में पता भी लगा, नहीं तो उससे पहले कोई जानता भी नहीं था। नीचे पूरा एक नगर सो रहा था, नगरीय सभ्यता मतलब नगरों का झुंड सो रहा था, ये कहना ज़्यादा ठीक होगा, लेकिन ऊपर मिट्टी की परत चढ़ गई थी और लोग वहाँ ऐसे ही चरवाहे का और घूमने फिरने का काम करते थे, लोगों को मालूम नहीं था। जब डलहौजी के ज़माने में रेलवे लाइन वहाँ बिछने लगी तो नीचे से ईंटें निकलनी शुरू हुई, और वहाँ के मजदूरों ने धड़ाधड़ ईंटें उखाड़ कर अपने काम में लेना शुरू कर दिया उसको, मतलब उससे अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। बाद में पता लगता है कि नीचे पूरा शहर ही था और उसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने तबाह कर दिया है। तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुआ। फिलहाल आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थितियां हैं उस पर प्रकाश डालता है। तो शिलालेख आप देख रहे हैं, पुरातात्विक खुदाई, वही प्रश्न रिपीट कर गया है, थोड़े से शब्द चेंज हो गए हैं। तो पुरातात्विक खुदाई से ही हमें सबसे ज़्यादा मालूम होता है। नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से किया गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें मूर्तियाँ मिलती हैं, जैसे मातृदेवी की, पशुपति शिव की, ये सब मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन ये मंदिर नहीं बनाते थे, ऐसा नहीं कि मंदिर में बकायदा प्राण प्रतिष्ठा करके देवता की स्थापना करके और वहाँ विधिवत पूजा करते थे जैसे कि आज के समय में होती है। मंदिर निर्माण करके बकायदा पूजा करने का नहीं, हाँ उनका विश्वास था देवताओं में। तो ये चीज़ें हैं, अब आपको बताना है। तो पूर्व आर्य जो समय था वहाँ से मूर्ति पूजा शुरू हुई है, या उत्तर वैदिक काल में, या फिर मौर्यों और कुषाणों के ज़माने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा पूर्व आर्य, यानी आर्यों से पहले ही ये शुरू हो चुका था मूर्ति पूजा, लेकिन बाकायदा नहीं। आर्यों के समय में इसको बाकायदा किया गया, वैदिक एज में ये पूरी तरह से परमानेंट हो गई। इसके बाद देखें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो है, उससे संबंधित जो विशेषताएं हैं वो दी हुई हैं, कहाँ से क्या मिला ये मिलान करना था। और इसका जब आप मिलान कीजिएगा तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा, यानी इसमें ज़्यादा हेर फेर आपको करना भी नहीं था, ये आमने सामने मैच हो जाएगा। और इसको कालीबंगा को पहुँचा दीजिए जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो को पहुँचा दीजिए नर्तकी की मूर्ति। और बाद में ऐसा कहा गया कि ये जो डांसिंग गर्ल हम लोग कहते हैं ये असल में देवी पार्वती की प्रतिमा हो सकती है, मतलब संभावना ऐसी जाहिर की गई।
इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक जुते हुए खेत को खोजा गया था, मतलब एक खेत है जो कि जुता हुआ है, उसको खोजा गया था। तो ये कहाँ से मिला है बताइए? जुता हुआ खेत का मतलब समझ रहे हैं कि वहाँ खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो ये जगह जो है ये कालीबंगा है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है काली चूड़ियाँ। तो यहाँ आप देखें। इसके बाद अगले वाले को देखें। यहाँ हर जगह का अपना शाब्दिक अर्थ है। हड़प्पा बस्ती दी है और किस नदी के तट पे ये स्थित है, ये बहुत तेज पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ दिया है, भोगवा, घग्गर, रावी और सतलज दिया है। आप मिलान करके जल्दी से बताइए इसमें कौन सा मैच सही होगा। अब देखिए इसका ए वाला ही सही है। इसमें जो मिलान आप कीजिएगा तो ए वाला जो विकल्प है उसी को चुन लीजिए। देखिए मिलाने के तरीके। अब यहाँ पे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है, आप जानते हैं। इसके अलावा कालीबंगा का संबंध घग्गर से आप मिला दीजिए। लोथल को आप किससे मिलाएंगे? भोगवा से मिलाएंगे तो बचा रोपड़, सतलज से मिला दीजिए आराम से। अगले वाले को देखें। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जो एकदम ग्रेट वॉशरूम प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, या लोथल और कालीबंगा? तो लोथल और कालीबंगा तो बेकार है, इसमें आपको ऊपर वाले में सिलेक्ट करना है। तो ये मोहनजोदड़ो का है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कहा गया कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? गलत की तलाश आपको करनी है। तो पहले में कहा गया कि एक्यूरेट जो ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज पैटर्न इनका कैसा था? एक्यूरेट था, वो पाया गया सिटीज़ में, शहरों में। और ट्रेड और कॉमर्स जो था वो काफ़ी एडवांस स्टेज में था, मतलब बहुत उन्नत अवस्था में था। विदेशी व्यापार भी चलता था, ये तो आप जानते ही। और वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की उपासना होती थी। और पीपुल जो थे वो, मतलब लोग जो थे वो आयरन के बारे में जानते थे, तो लोहे का ज्ञान ही इनको नहीं था। और यहीं से आप पकड़ लीजिएगा, यही है इसका कैच और आंसर। नेक्स्ट, कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आप सुमेल जरा ढूंढ लीजिए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा। ठीक, कालीबंगा हरियाणा में पहुंच गया है, और रोपड़ जो है वो पंजाब में है। तो आप बताएं इसमें से कौन सा गलत है? देखकर मालूम हो रहा है इसका जो सी वाला है वही गलत है। कालीबंगा की लोकेशन हरियाणा में कहाँ से होगी? नेक्स्ट, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। तो मांडा है, दाइमाबाद है, और कालीबंगा हई है, राखीगढ़ी है। मिलान करके देखिए, इनकी राज्यवार लोकेशन बताई गई है। और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जब आप मिलाइएगा तो इसका जो सी वाला आंसर है वो इसमें परफेक्ट मैच कराएगा। सी वाले को जरा चुनकर देखते हैं। मांडा का, ये मांडा या मांडो जो है इसकी लोकेशन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, यहाँ आप देखें। इसके बाद दैमाबाद को देखा जाए तो इसको मिला लीजिए महाराष्ट्र से। अब कालीबंगा को आप राजस्थान से मिला लीजिए, ये कश्मीर इधर चला आया है, ये जम्मू के पास रहेगा। और राखीगढ़ी ये हरियाणा में चला जाएगा, ऐसे आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के कुछ स्थल दिए हैं। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सिंध प्रांत में पड़ता है। आधी से अधिक सभ्यता तो पाकिस्तान के पास चली गई, और वहाँ भी उसकी कद्र कायदे से नहीं हुई, तो नष्ट हो चुकी है। अब इसमें आप बताएं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और सुरकोटदा। अब इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि दूसरा और तीसरा। ठीक है, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो ये सिंध में अवस्थित है। यहाँ पर ये पूछा गया कि सिंध प्रांत में कौन सा पड़ता है। नेक्स्ट, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? खोदने का काम ये पुरातत्वविद नहीं करते हैं, तो बड़े नाजुक जीव होते हैं। खुदाई करना ये मजबूत आदमियों का काम है, तो ये लेबर या वर्कर्स जो मजदूर होते हैं उनको लगा के खुदवाते हैं, लेकिन मार्गदर्शन ये करते हैं। तो इसमें आपको बताना है। अब इसमें से नाम देखिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो JH मैके हो जाएगा। आप सिर्फ मैके भी याद करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में चला गया? तो पाकिस्तान में तो वैसे बहुत सारे स्थान चले गए हैं, लेकिन उसी में से आपको चुनना है। और हड़प्पा अब भारत में नहीं है। हड़प्पा कहाँ चला गया? ये पाकिस्तान में चला गया विभाजन के साथ। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरातत्व स्थल है। दधेरी क्या है? ये हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है, ऐसा कहा गया। अब जम्मू का ये स्थान है, या पंजाब का है, कि हरियाणा का है, या यूपी में है? तो ये पंजाब का है। यूपी में रहता तो आप सतर्क हो जाइए थोड़ा, नहीं तो ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। इसमें कहा गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या इसमें से कोई नहीं? तो नीचे वाले विकल्प को तो आप छोड़ ही दीजिए। इसमें लोथल का विकल्प मौजूद है, ठीक, तो लोथल को हम चुन लेते हैं, ये भारत में है। बाकी ये दोनों पाकिस्तान में चले गए। अगले प्रश्न को देखिए। वह हड़प्पा नगर जिसका कि प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो किस नदी के तट पे है? मतलब लोथल किस नदी के तट पे है आपको बताना है। तो भोगवा के तट पे अभी अभी आपने पीछे देखा है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पे है? तो इसकी लोकेशन आप जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं, गुजरात। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन का मतलब बंदरगाह, पोर्ट सिटी। तो समुद्र कहाँ मिलेगा आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। अब इसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो नहीं सकता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? लोथल। ये भृगु कक्ष वाला एरिया है, प्राचीन बंदरगाह, ये बाद में भी रहा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पा पुरातत्व स्थल है वो आपको बताना है। आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, लोथल है, राखीगढ़ी है। यहाँ टोटल सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं बल्कि भारत का कहा जा रहा है, तो इसमें राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, राखीगढ़ी आकार प्रकार के लिहाज से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट,
स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो नदियां कौन कौन सी हैं आपको बताना है। तो सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा, इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है, लेकिन गंगा से कोई खास कनेक्शन नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मूल बसेरा था वो पश्चिमोत्तर प्रांत है हमारा, मतलब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था पहले के समय में, वहां पर था। हालांकि फुटकर स्थल कई जगह दिख जाते हैं। अब यहाँ सिंधु, चेनाब और झेलम से इसका कनेक्शन है, तो हमने देखा इसका बी वाला सही है। अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन ऑफ वेल्स have been found in houses belonging to the developed stage of Indus Valley civilization। मतलब यहाँ पर कुएं के अवशेष प्राप्त हुए, और वो भी कहाँ पर? घरों में। यानी लोगों के पर्सनल कुएं होते थे, सार्वजनिक कुआं नहीं, व्यक्तिगत कुएं होते थे जिससे कि वो पानी निकालने का काम करते थे। तो ये चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, कि मोहनजोदड़ो से? तो इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको दो कथन कारण दिए हुए हैं, ऐसे प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, ठीक, सही बात। और वह खुदाई के दौरान प्रकट हो गए। खुदाई के दौरान नीचे चूंकि मिट्टी की एक बड़ी लेयर जो थी वो उनके ऊपर चढ़ी हुई थी, तो अंदर वो सुरक्षित थे। लेकिन जब रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ तो वहीं से इसके बारे में पता लगा, और उसके बाद तब खोद कर बाहर निकाल लिया गया। इंसान जो है वो खोजी स्वभाव का होता ही है। अब जब खोद कर बाहर निकाला गया तो उस हिसाब से संरक्षण नहीं हो पाया, मतलब पता लगा के छोड़ दिए वैसे ही लावारिस। तो अब जाकर संरक्षण के लिए होश आया है, तो आधा से अधिक तो पहले ही नष्ट हो चुका था। तो अभी ये ध्वस्त हो चुके हैं, अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है। इनकी जो सिर्फ अवशेष हैं वही दिखाई देते हैं। तो आप बताइए कि इसमें सही कौन सा है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर ये कारण नहीं है कि ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसलिए विलुप्त हो गए। कारण ये है कि इनका संरक्षण उस प्रकार से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। अब यहाँ पर पाकिस्तान दावा करेगा कि हमने तो बड़ा अच्छा संरक्षण किया है, बात वो नहीं है। आपने उस लायक संरक्षण नहीं किया कि वो नगर जीवित रह सके। अगले वाले को देखिए। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? माने गुफा आवास जो है उसके स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो गुफा जहाँ मिलेगी वहीं पर प्रमाण मिलेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा वैसे भी चर्चा में है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा जरा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। धौलावीरा किस राज्य में है? अभी चर्चा हुई, आ गया। तो धौलावीरा की लोकेशन गुजरात में है, ठीक, लोथल, धौलावीरा, ये सब। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में बटा हुआ है? तो नगर वैसे भी कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन इसमें से अगर आप देखें तो धौलावीरा, और ये इतना चर्चा में आजकल क्यों है ये आपको पता होगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट था, और इससे क्वेश्चन इस साल बना है यूपीएससी में, जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें क्वेश्चन बना है। इसके बाद देखें आगे। इसमें कहा गया कि हड़प्पन स्थल सनौली, ठीक, सनौली नाम है इसका, यहाँ से जो उत्खनन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो क्या मिला है एक्चुअली? यहाँ पर जो मानव शवाधान है वो दिखाई देता है, पशुओं को दफनाया गया है, या आवासीय भवन प्राप्त हुए हैं, या जो बाउंड्री वाल है मतलब दुर्गीकृत दीवार होती है वो प्राप्त हुई है। अब इसमें से मानव शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, दफनाने के साक्ष्य मिले। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले कहाँ पर किया गया था? तो कपास की खेती भारत से शुरू हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये विदेशी नहीं है, भारत का है। अगले वाले को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें हैं उन पर नहीं मिलेगा? तो बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़। जिस पशु को वो जानते थे उसे तो बनाएंगे ही, जिसे नहीं जानते थे उसे नहीं बनाएंगे। तो घोड़ों का ज्ञान ये सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। आर्य सभ्यता में आप जाएंगे तो वो लोग घोड़ों के बारे में जानते थे। इसके बाद अगले वाले को देखिए। यहाँ पर मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण जो सिंह युक्त देवता की कृति है, मतलब पशुपति जो शिव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसके बारे में पूछा गया है कि वो मिली कहाँ से। तो मिली है वो, यहाँ आप देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शन दिया है बनावली, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, इसमें से कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा आपने देखा। अगले वाले को देखिए। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? अभी तो हम अपने देश में थे, बाहर चल रहे हैं। रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र सभ्यता? तो नील नदी का संबंध किससे है? मिस्र की सभ्यता से है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डी होगा। अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित सभ्यताओं में उत्तर से दक्षिण का आपको क्रम अरेंज करना है। तो माया सभ्यता, माया सभ्यता भी काफी जादुई, तिलिस्मी और प्राचीन सभ्यता, इस पर अनेकों हॉलीवुड की काल्पनिक फिल्में बन चुकी। एज़टेक सभ्यता, मुइस्का सभ्यता और इंका सभ्यता, ठीक है। अब इन्हीं का क्रम आपको आगे पीछे करके दिया हुआ है। इसका सही सीक्वेंस आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो नॉर्थ टू साउथ इसका जो परफेक्ट अरेंजमेंट है वो ये वाला है। पहले एज़टेक नॉर्थ में सबसे, और सबसे साउथ में कौन होगा? इंका। इसके बाद अगले वाले को देखिए। क्लासिकीय संस्कृति यानी जो पुरानी संस्कृति है उसमें आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, तो आर्य शब्द का वैसे भी शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक। एक उत्तम व्यक्ति, यहाँ पर एक वंशानुगत व्यक्ति दिया है तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक उत्तम व्यक्ति। इसके बाद अगले वाले को देखें। सबसे पुराना वेद कौन सा है? भाई ऋग्वेद है, और कोई हो ही नहीं सकता। त्रयी का नाम क्या है? तो त्रयी मतलब 3 वेदों का जो समूह है उसको कहा जाता है वेद त्रयी।
और वेद त्रयी में अगर आप समझें तो 3 वेद शुरुआती वाले ही आते हैं, अथर्ववेद से बाहर है, वो नवीनतम है, बाद में आया और उसको जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बाद में जब ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने उसको मान्यता दी, तब उसको चौथे वेद के तौर पे अंगीकार किया गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, यहाँ वेदों का संबंध किस विद्या से है या किस विधा से है वो दिया हुआ है। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये वशीकरण जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये वशीकरण असल में इधर होगा, ये तीसरे वाले के साथ रहेगा, उधर भाग गया है। अब मिलान करके आप बताइएगा। तो ऋग्वेद में क्या है, स्त्रोत है और प्रार्थनाएं हैं, देवताओं के लिए तरह तरह के सूक्त, इंद्र के लिए हैं, वरुण के लिए हैं, मित्र के लिए हैं, ऐसे सूक्त आपको दिखाई देते हैं, तो इसका चौथा वाला हो जाएगा। और जो अथर्ववेद है उसमें जादू टोने का ज्ञान, हमें जितनी आधुनिक चीजें हम अपने समाज में देखते हैं उसमें कुछ बुरी भी है कुछ अच्छी भी है, वो सब अथर्ववेद में वर्णित है। और इसके बाद यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में शुद्ध कर्मकांड है, जो यज्ञ के कर्मकांड होते हैं, विधान होते हैं, वो सब दिए। और सामवेद ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का पूरा समूह है। तो ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनको गाने की पद्धतियां यहाँ दी हुई हैं, तो ये इसका परफेक्ट मैच है। और जो राइट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए कहा गया ऋग्वेद है क्या, तो ऋग्वेद जो है ये स्त्रोतों का संकलन है, मतलब जो श्लोक हैं, स्त्रोत हैं, स्तुतियां हैं, उनका संकलन है। इसके बाद अगले वाले को देखें। गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से किस वेद से संबंधित है पता होना चाहिए। अब यहाँ वही पूछा है, तो गोपद ब्राह्मण का संबंध यहाँ अथर्ववेद से है। अगले वाले को देखिए, यहाँ पर किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपरोक्त में से कोई नहीं। सामवेद का जो संबंध है या संकलन है वो पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित है, मतलब उसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ा गया है, वो मौलिक नहीं है, अनुदित है एक तरह का। और जो अनुदित करने की प्रक्रिया है उसको संगीत में बांधने का पूरा प्रोसेस उसमें जुड़ा हुआ है। तो जितनी भी ऋग्वेद की स्तुतियां हैं उनको यहाँ पर गा कर बकायदा उसका जो प्रावधान है वो किया गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के जो प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मिलते हैं, लोहे का ज्ञान। तो लोहे का जो साक्ष्य है वो हमें अतरंजी खेड़ा से मिलता है, बी वाला सही है इसका। उपनिषद किस प्रकार की किताबें हैं, ये धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है या विधि पर आधारित है। तो ये योग और धर्म पर तो आधारित है ही है, लेकिन मूल भाव इनका क्या है, दर्शन। और वैसे भी धर्म और दर्शन बहुत दूर दूर नहीं होते, पास पास होते हैं। द मेन थीम ऑफ उपनिषद, उपनिषद का जो मेन थीम है वो क्या है, फिलॉसफी है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, निर्वाण प्राप्ति। तो ये जो मोक्ष की चर्चा है ये असल में हमें उपनिषदों से ही प्राप्त होती है, जहां दर्शन की बात होगी वहीं पर मोक्ष की बात होगी, ठीक है। ये सब दार्शनिक विचारधाराएं होती हैं। नेक्स्ट, कहा गया कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कठोपनिषद हो जाएगा। मतलब नचिकेता जो है वो यमराज का पीछा करते हैं और उनसे अंत में जानकारी प्राप्त करके ही रहते हैं, उनकी लगन ऐसी रहती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। उपनिषद काल के राजा असल में उनके पिता जो है उनके ऊपर रुष्ट हो गए रहते हैं नचिकेता के ऊपर, और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दे दूंगा। वो पूछते हैं नचिकेता कि आप मुझे किसे देंगे, आपने गायों को दान कर दिया, इतना आप दान पुण्य कर रहे हैं, तो अगर आपको मुझे देना होगा तो आप किसे देंगे। तो पिता क्रुद्ध होकर कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। तो वो बड़े पिता भक्त रहते हैं, वो चल देते हैं यमराज के पास खुद ही, कि हम खुद ही जाते हैं वहां पर। और वहां यमराज कहते हैं कि तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो वहीं पर फिर वाद विवाद होता है और ये जो सारांश है ये निकल कर आता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर उपनिषद काल के राजा अश्वपति ये कहाँ के राजा थे, मतलब शासक कहाँ के थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो केकय हो जाएगा। केकय वही देश है जहाँ की रानी कैकेयी थी, दशरथ जी की पत्नी और भरत जी की माता जी। इसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित वैदिक संहिता, मतलब निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम आपको तलाशना है। सही क्रम का मतलब उनके रचना का जो सही क्रम है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऊपर वाला ही है, पहले वैदिक संहिताएं हैं, उसके बाद तब ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, उसके बाद तब जाकर उपनिषद है। ये क्रम है इसका। नेक्स्ट, वैदिक नदी अस्किनी, इसको किस रूप में जानते हैं, तो अस्किनी चेनाब को कहा जाता है, आपने हजारों बार पढ़ा होगा, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगले वाले को देखिए, यहाँ कहा गया कि जो नदियाँ उल्लिखित हैं उसमें से अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचन या सूचना देने वाली नदी कौन सी है। अफगानिस्तान में स्थित नदी का नाम पूछ रहा है जो कि ऋग्वैदिक कालीन है, बस उतना ही आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कुभा और कुमु हो जाएगा, ठीक है। कुभा और कुमु, ये इसे कुर्रम वगैरह कहा जाता है, तो वो अलग चीज़ है। इसके बाद देखिए कुभा स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए, तो कुभा नदी जो है ये अफगानिस्तान में आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए अगला, तो यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, मिलान करना है, वही नदियों के प्राचीन नाम है और उनका जो वर्तमान नाम है वो दिया है। तो कुभा, परुष्णी, सदानीरा और शतुद्री दिया है। मिलान कर लीजिए, इसमें आप जानते हैं परुष्णी रावी को कहा जाता है, तो बी को तीसरे से मिला लीजिए। सदानीरा गंडक को कहा जाता है, तो ऊपर वाले से मिला लीजिए, हमेशा इसमें पानी रहता था ऐसा माना जाता है। शतुद्री जो है ये सतलज को कहा जाता है, और कुभा जो है ये वर्तमान में काबुल के नाम से जानी जाती है, यही इसका सही मिलान। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो पुरोहित कौन है, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, यही पुरोहित है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था, निष्क, सतमान, इस प्रकार के जो जोचनी, ये सब आभूषण और
चीज़ें होती थी पहनने की। तो ये कान का आभूषण होता था, गले का या भुजाओं का या फिर कलाई का। तो इसमें आप देखें अगर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर है वो गले का हो जाएगा। निष्क जो है ये गले में पहना जाने वाला आभूषण होता था, कंठहार की तरह से होता था। इसके बाद देखिए प्राचीन काल में निशाका, निशाका मतलब निष्क ही है ये असल में, ये जाने जाते थे। ये थोड़ा सा जब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है तब तक तो गनीमत रहती है, लेकिन जब अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिंदी में होता है तो इसी तरह के अनोखी चीज़ें दिखाई देती। जैसे पाल वंश होता है, ठीक है, अब उसको लोग पाला वंश जरूर कहेंगे, जानबूझ के बोलेंगे ताकि लगे कि वही अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। जो शब्द मूल रूप से हिंदी का है उसे हिंदी के रूप में बोलिए ना। चलिए, तो निष्क से यहाँ पे अभिप्राय किस चीज़ का है? स्वर्ण आभूषण का है। ये स्वर्ण आभूषण होते थे और इनका जो स्थान होता था ये प्रायः गले में पहने जाते थे, नेकलेस टाइप का। इसके बाद देखिए आगे, बोगज कोई। बोगज कोई किस लिए इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है, चौथा वाला तो वैसे भी बेकार है। यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, मतलब हमें नामों की जानकारी मिलती है। और वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई है। तो आप इसमें से सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? आर्यों का जो मूल निवास स्थान था उसके बारे में जितने भी इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं उनमें मतभेद दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजकोई या जूनागढ़। तो बोगजकोई होगा, अभी आपने पीछे देखा तो वो अभिलेख यहाँ जानकारी इसी बात की दे रहा था। अगले वाले को देखें। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें कि वैदिक देवताओं का वर्णन है, मतलब ये कहा गया है कि डिस्क्राइब द वैदिक गॉड्स हैज बीन फाउंड। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक बटाना से प्राप्त हुआ है, बोगजकोई से प्राप्त हुआ है, बेबीलोन की सभ्यता से मिला है या फिर बिसोटुन से मिला है। तो ये बोगजकोई हो जाएगा। बार बार इसमें जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने लिखा था, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो स्वामी विवेकानंद ये वैदिक दर्शन के मान्यताकार तो थे ही, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा था, ये बाल गंगाधर तिलक का काम था। ठीक, उन्होंने लिखा था, निवास स्थान बताने की कोशिश की थी। अगले वाले को देखिए। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो अश्वमेध, पुरुषमेध, इस प्रकार के यज्ञ पहले होते थे। अब इसमें आप देखें कर्मकांड जहां होगा वहीं पर इस ग्रंथ का उल्लेख प्राप्त होगा, लेकिन कर्मकांड से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण से सबसे पहले ये प्राप्त होता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ होता है उससे प्राप्त होता है। और मेद का मतलब होता है वसा या चर्बी, तो ये चर्बी डालकर किया जाने वाला यज्ञ होता था। इसके बाद आगे देखें। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, यानी एक्सिस जो धुरी होती है वो समझा जाता था? तो अंग, मगध या फिर कोसल और विदेह, कुरु पांचाल या मत्स्य या सूरसेन? इसमें पेयर में दिया हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो अंग और मगध। जो प्राचीन सभ्यता है उसका मूल केंद्र बिहार राज्य के आसपास फैला हुआ था, मतलब यूपी बिहार का ये पूरा जो मैदानी इलाका है, गंगा जमुना का मैदान बना हुआ है, यहाँ पर सभ्यता पहले पनपी अगर भारत की बात की जाए। और यहाँ जब सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ तो तेजी से उन्नति भी हुई, इसीलिए ये जो मगध वाला क्षेत्र है ये उत्कर्ष को प्राप्त होता है, यानी उन्नति को प्राप्त होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि गोत्र शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो गोत्र शब्द जो है ये गाय से बना हुआ है। ठीक है, मतलब गोष्ठ होता था, गोष्ठ को ही बिगाड़ कर गोत्र कर दिया गया है। गोष्ठ का मतलब होता है गौशाला, यानी गायों को रखने का स्थान। तो हर ऋषि जो पहले के होते थे, महात्मा होते थे, उनकी अपनी गौशाला होती थी और उसमें हजारों गायें होती थी, लाखों गायें भी हो सकती थी, वो उनकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। और उस पूरे गोष्ठ को एक गोत्र मान लिया जाता था और वहाँ जो ऋषि की संतानें होती थी, उनके शिष्य होते थे, वो उस गोष्ठ के माने जाते थे। ठीक, तो जैसे शांडिल्य गोत्र, संदीपनी गोत्र, गर्ग गोत्र, ये सब गोष्ठ बनते थे। अब यहाँ बताइए इसमें से कौन सा वेद होगा? तो ऋग्वेद होगा। इस तरह की चीजें हमें ऋग्वेद में ही दिखाई देती हैं। अगले वाले को देखते हैं। कहा गया कि ऋग्वेद में जनता निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः विश्वास करती थी? तो मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी, या एक ही ईश्वर में विश्वास करती थी, या देवी की उपासना करती थी, या बलि और कर्मकांड पे ज्यादा ध्यान रहता था? तो जो डी वाला है वो सही है। हालांकि ऋग्वेद में भी जो उत्तर वैदिक काल है उसकी अगर बात करें तो वहाँ बलि और कर्मकांड और बढ़ गए, वहाँ जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा जटिल हो गई हैं, यह आपने देखा। अगले वाले को देखिए। ऋग्वेद में उल्लिखित जो प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध है, ठीक, वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था और सुदास उसमें विजयी हुए थे, उनकी विजय गाथा का वर्णन है। तो ये परुष्णी के तट पर लड़ा गया था, या विपासा, या फिर अस्किनी? सरस्वती तो नहीं होंगी, आप भी जानते हैं। इसमें से परुष्णी हो जाएगा। परुष्णी मतलब रावी नदी के तट पे वो लड़ा गया था। इसके बाद अगले वाले को देखें। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, सरस्वती को कहा गया है? आपने हजारों बार देखा होगा, सिंधु को मत चुनिएगा। अगले वाले को देखिए। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये याद रखिएगा। तो ऐसे में फिर शिल्प कर्म और व्यापार तो होने से रहा। अब ऊपर के जो दोनों है, कृषि और शिकार, उसको देख लीजिए, उसमें से कौन सा होगा?
अब इसका जो राइट आंसर है वो शिकार हो जाएगा। ठीक, खेती भी करते थे, ऐसा नहीं है कि खेती नहीं करते थे। अगर दो ऑप्शन चुनने की जगह हो तो आप दोनों ले लीजिएगा। इसके बाद अगले वाले में देखें, यव शब्द का उल्लेख जो है ये किस कृषि उत्पाद के लिए, तो यव एक संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है जौ, बिगड़ा हुआ रूप है जौ। अगले वाले को देखिए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां। तो सभा और समिति को बताया गया है अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां। ठीक है, प्रजापति का मतलब राजा होता है, तो राजा की ये दोनों पुत्री समान होती थी, ऐसा नहीं कि ये बेटियों के नाम थे, तो अथर्ववेद होगा इसका। इसके बाद अगले वाले को देखिए, इसमें कहा गया कि आर्यवेद, अर्थात यहाँ आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद है। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है उससे हिंदी अनुवाद में समस्या हो गई। आयुर्वेद जो है ये इसका मतलब होता है जीवन विज्ञान या जीवन को बढ़ाने वाला विज्ञान। अब इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ से मिलता है, मतलब कुल मिलाकर आयुर्वेद का जन्म कहाँ से हुआ है? आर्यण्यक में प्राप्त होता है, सामवेद में प्राप्त होता है, यजुर्वेद में प्राप्त होता है, अथर्ववेद में प्राप्त होता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ शब्द के जन्म की बात की जा रही है और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक, ये जो जानकारी है ये अथर्ववेद से प्राप्त होती है। अब उसका संबंध चाहे जिस वेद से आप जोड़ दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं। इसके बाद ऋग्वैदिक धर्म कौन सा था, किस तरह का धर्म था? ये बहुदेववादी धर्म था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था या निवृत्त मार्गी था? अब इसमें आप देखें कि इसका जो राइट आंसर है वो बहुदेववादी हो जाएगा। आपने खुद ही देखा है ऋग्वेद में हजारों देवताओं का उल्लेख है, इंद्र वरुण मित्र, मतलब देवी देवताओं की कोई कमी ही नहीं है, तो इसलिए ये बहुदेववादी था। अगले वाले को देखिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र किसको समर्पित हैं? सूक्त जो है, सूक्त मतलब स्तुतियां, तो ये अग्नि को समर्पित है, रुद्र को या भगवान विष्णु को या इंद्र देवता को? तो इंद्र को समर्पित है। ठीक है, इंद्र को देवताओं का राजा मानकर और आंधी पानी ले आने के लिए इन्हें जिम्मेदार माना जाता था। मतलब ये अगर नाखुश हो जाए तो वर्षा नहीं होगी, ओवरऑल ये बात है। और वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं हो पाएगी, पशुपालन नहीं हो पाएगा, जो कि आर्यों की मुख्य आजीविका हुआ करती थी। तो इनको खुश करने के लिए ज़्यादा मंत्र लिखे गए। इसके बाद आगे चलते हैं। बाद में जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो उसमें मतलब वो इस धारणा को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि इंद्र ही सर्वोपरि नहीं है, मानव जाति भी अपने कर्म के बूते ऊपर उठ सकती है, और वो गोवर्धन धारण करना वो इसी का प्रतीक था। इसके बाद अगले वाले को देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? अग्नि से, वरुण से, मित्र से, किससे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अग्नि हो जाएगा। अग्नि को प्रत्यक्ष देव माना जाता था। युद्ध का देवता किसको मानते थे? तो युद्ध का देवता इसमें जो इंद्र थे उन्हीं को माना जाता था। लड़ाइयाँ लड़ने के लिए राजा जो है वो आगे रहता है। वैदिक देवता इंद्र के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए, तो ये झंझावातों के देवता थे, मतलब ये गॉड ऑफ थंडर थे और पापियों को दंड देते थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। नॉर्स में जो माइथोलॉजी है, नॉर्डिक जो देवता होते हैं, ये आर्कटिक वृत्त के पास वाला क्षेत्र है, मतलब स्कैंडिनेवियन जो इलाका है, तो वहाँ पर गॉड ऑफ थंडर ये थोर को माना गया है। और थोर पे मूवी भी बन चुकी है, आपने मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की जो मूवी है, तो वो पात्र कहीं ना कहीं से कल्पना किया गया है देवराज इंद्र से। ठीक है, वही बिजली पैदा करना, उनके वज्र से भी बिजलियाँ निकलती थी और वहाँ थोर के हथौड़े से भी निकलती हैं। तो ये विदेशी लोग जानते हैं क्या करते हैं, ये बाहरी मतलब हमारे देश की सभ्यता को कॉपी करते हैं और फिर अपने आप को ऊंचा बताते हैं। खैर, अब यहाँ देखिए, झंझावात के देवता ये थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे या वर्षा के देवता थे। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। पहला और चौथा सही, पहला और चौथा इसमें सही है। ये वर्षा के देवता थे, वर्षा होना न होना इनकी मर्जी पर डिपेंड करता था, और झंझावात के देवता थे। इसके बाद अगले वाले को देखिए, इसमें कहा गया कि 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल था वो किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है, सूत्र युग से जुड़ा है, रामायण से कि महाभारत से? इसका संबंध है ब्राह्मण युग से। ठीक, ब्राह्मण युग से ये जुड़ा हुआ है समय। अगले वाले को देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में प्राप्त होता है? ऋग्वेद में प्राप्त होता है, और कहाँ से मिलेगा? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है वो सबसे पहले किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वही क्वेश्चन रिपीट कर गया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये संकेतक है किसके? तो ये जितने भी सर्ग प्रतिसर्ग आप देख रहे हैं ना, ये असल में पुराणों से संबंधित है। इनका संबंध पुराणों से, 18 महापुराण जो है उनसे ये रिलेट करते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो मूल रूप से जो मुख्य पुराण है उनकी संख्या 18 है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, उसके बाद भागवत और विष्णु पुराण, इस प्रकार के बहुत सारे हैं, और इनसे अलग अलग राजवंशावलियों की जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत मूल रूप से किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत का जो मूल स्वरूप है, महाभारत में हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? युद्ध को देते हैं। जब युद्ध हुआ था हम उसी को सोचते हैं, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि वही महाभारत है। घर में झगड़ा होगा तो कहेंगे कि महाभारत मचाए। तो इसके पीछे रीज़न है कि महाभारत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ लड़ाई घूमती है। तो लड़ाई वाला जो पोर्शन है वो जय संहिता में संकलित है, और इसमें मात्र 8000 श्लोक हैं। इसमें बहुत कम ही श्लोक हैं। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन जो बृहद रूप है उसको सहस्त्रजयी संहिता और अलग अलग नामों से जाना जाता है। 1 लाख से ऊपर श्लोक उसमें है। ठीक, तो महाभारत का पूरा विस्तार जो है वो भरत वंश की स्थापना से लेकर पूरा युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण और उसके बाद तक चलता है। तो उतना बड़ा ग्रंथ है वो। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, सत्यमेव जयते भारत सरकार का अधिकृत ध्येय वाक्य।
तो सत्य हमेशा विजयी होता है, ये कहाँ लिया गया है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सत्यमेव जयते, यहाँ पर जो विकल्प है उसको पहले ध्यान से देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला, क्योंकि ये असल में इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ मंडूकोपनिषद दिया है। अगर मुंडकोपनिषद दिया होता तो सत्यमेव जयते यहाँ भी सही होता, लेकिन इसका डी वाला चुनना था। थोड़ा थोड़ा शब्दों का बारीक अंतर है। फिलहाल यहाँ देखें, इसमें से मुंडकोपनिषद हो जाएगा, और इसी में यज्ञ को टूटी हुई नाव से तुलना किया गया है, इसी वाले उपनिषद में। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी थी, खरोष्ठी थी, पाली थी कि ब्राह्मी थी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो असल में इसमें से आप देख लीजिए ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में मूल रूप से ये लिखा गया था। ये सब संस्कृत भाषा की ही आदि लिपियां कही जाती हैं। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता है, मतलब वैदिक कर्मकांड जो था उसमें होता यानी होत्री इसको कहा जाता था। तो इसका संबंध किससे है? ये जो कर्मकांड कराने वाला व्यक्ति होता था उसी को कहते थे, और ये ऋग्वेद में संबंधित है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता जो पारसियों का ग्रंथ है और ऋग्वेद, इसमें समानता है। अवेस्ता का संबंध किससे है? तो ये लोग जो थे ये ईरानी थे। ठीक है, यहाँ पे ईरान से इनका कनेक्शन है। इसके बाद अगले वाले में देखिए, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या गाय को माना गया है और किसको माना जाएगा? वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नांकित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था? जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उतना ही ज्यादा वो अमीर होता था। नेक्स्ट, यहाँ कहा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रिभिमण, ठीक है, इस रूप में जाना जाता है? तो उनका घर से जो त्याग था 29 वर्ष की अवस्था में, जब उनके पुत्र का जन्म होता है। ऐसा नहीं था कि बुद्ध निसंतान थे, इससे पहले उनकी एक पुत्री थी। ठीक है, लेकिन जब राहुल का जन्म होता है वो अवस्था उनकी 29 साल की थी। तो उसी रात यशोधरा जो थी वो सो रही थी और उनका बच्चा जो था उनके साथ सो रहा था, और ये निकल पड़ते हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से जुड़ी हुई थी? तो महामाया देवी जो थी उनका संबंध किससे था? आप बताइए इसमें से। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा कोलीय वंश। ठीक है, शाक्य मत चुनिएगा, कोलीय वंश से ही जुड़ी हुई थी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ये सब क्षत्रियों की वंशावली थी, क्षत्रिय राजकुमार थे सिद्धार्थ। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान में नेपाल में चला गया। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो अभिलेखों से हमें कोई चीज़ प्रमाणित होती है, लिखा हुआ कुछ मिल जाता है तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो मौर्य हो जाएगा। मौर्यों के समय में वैसे भी बुद्ध का काफ़ी पहले के जो मौर्य शासक थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, वो आजीवक और जैन धर्म को सपोर्ट करते थे, जैसे बिंदुसार था। ठीक, तो ये लोग थे। अब उसके बाद जब अशोक का समय आता है तो वहाँ से बौद्ध धर्म का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, और ये मौर्य वंश के पतन का भी मुख्य कारण था, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेना और अपने हथियार डाल देना। नहीं तो जिस प्रकार की अखंड भारत की स्थापना हुई थी वो बाद में भी अखंड रहा होता, लेकिन अशोक जैसा योग्य शासक जब हथियार डाल देता है तो बाहरी जो शक्तियाँ थी जो हड़पने के लिए बैठी हुई थी वो एकदम एक्टिवेट हो जाती। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कन्फर्म दैट द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी? अशोक का कौन सा ऐसा अभिलेख है जो कि गौतम बुद्ध के लुम्बिनी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जन्म को प्रमाणित करता है? तो ये वाला जो अभिलेख है ये रुमिनदेई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रुमिनदेई स्तंभ लेख है, यहाँ पे नीचे वाला पिलर इंस्क्रिप्शन ये है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि बुद्ध यानी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक का समय था। इसके बाद महात्मा बुद्ध जो थे इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? वो स्थान आपको बताना है, यानी इन्हें मृत्यु कहाँ पे प्राप्त हुई थी वो जगह बतानी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कुशीनारा होगा। सूकर माधव नाम का जो खाद्य था उसको इन्होंने खा लिया था, जो कि चुंद नाम के लोहार द्वारा इनको दिया गया था, और वो जानते थे कि खाकर बीमार पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोक हित में खा लेते हैं, और फिर पेचिस पड़ जाती है और वृद्धावस्था रहती है तो इनका स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखें। यहाँ पर कहा गया कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो राज्य कौन सा था? स्थान नहीं पूछा गया है, यहाँ राज्य पूछा गया है। तो उस समय वो मल्ल महाजनपद के अधीन में आता था, आधिपत्य में आता था। इसके बाद अगले वाले में चले। यहाँ पर कहा गया कि परिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, ये गणतांत्रिक व्यवस्था थी, ध्यान दीजिएगा। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? तो जहाँ पर इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वहीं पर उनका मंदिर भी होगा, तो इसकी जो लोकेशन है वो कुशीनगर है। इसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? जब उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है तो उसके बाद ये दीक्षा देने का काम करते हैं अपने शिष्यों को, और बताते हैं कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरी शिक्षाएं ही तुम लोगों का मार्गदर्शन करेंगी। तो ऐसे में अंतिम व्यक्ति जो दीक्षा पाता है वो कौन सा होता है? वो सुभद्र था। आनंद को मत लगा दीजिएगा, आनंद उनका प्रिय शिष्य जरूर था, लेकिन अंत में उन्होंने दीक्षित किया था सुभद्र को। इसके बाद अगले वाले को देखें। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? रूपांतरित का मतलब वही दीक्षा देना, तो इसमें से सुभद्र था। सुभद्र असल में इसका नाम था।
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वर्षा काल जो होता था, चौमासा इसको कहा जाता है, 4 महीने, उस समय ये भ्रमण करना बंद कर देते थे। राजकुमार सिद्धार्थ शारीरिक रूप से काफी सक्षम और हट्टे कट्टे थे और इस वजह से ये एक दिन में 20-20 किलोमीटर पैदल चल लेते थे अपने शिष्यों को लेकर। तो ये पूरे भारत का और पूरे आसपास के इलाके का भ्रमण कर डालते हैं, मतलब जहां जहां तक ये गए, पूरे भारत कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि भारतवर्ष का विस्तार ज्यादा था। तो ऐसे में ये घूमते रहते थे, लेकिन जो बारिश का समय होता था वहाँ नदियाँ एकदम उफान पर होती थी तो ये रुक जाते थे, जहाँ रुकते थे वहाँ आश्रय अपना मतलब विहार बनाकर वहीं पर 4 महीने बिता देते थे। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई? ये वैशाली में बिताई थी, ठीक है। और जो राजा महाराजा होते थे वो इनको आवास स्थान बनाकर देते थे, ऐसा 4 महीने वाला आवास स्थान, तो वो विहार कहलाता था। इसके बाद देखिए आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम जो थे ये प्रथम शिक्षक थे बुद्ध के। जब बुद्ध घर छोड़ते हैं तो उसके बाद अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उन्हीं में से ये एक थे और इन्होंने शिक्षा दी थी। इसके बाद अगले वाले को देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो किस स्थान पर किया? तो ये ज्ञान प्राप्त करते हैं बिहार राज्य में और वहाँ से फिर निकलते हैं अपने शिष्यों को खोजने। तो कुछ जो परमानेंट शिष्य हैं वो इन्हें मिल जाते हैं, लेकिन अंतिम जो धर्म चक्र प्रवर्तन वाला बढ़िया वाला उपदेश है वो इन्होंने सारनाथ में दिया था। वाराणसी के बाहर का ये क्षेत्र था, अभी बनारस जिले में, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, सारनाथ में अपना पहला प्रवचन बुद्ध ने दिया था, अभी आपने देखा धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। इसको मृगदाव उस समय कहा जाता था, यहाँ लोग शिकार खेलने आते थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? अब सबसे ज्यादा कहाँ पर दिए थे आप ये बताइए। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा? श्रावस्ती होगा। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में उपदेश दिए थे, ध्यान दीजिएगा। अगले वाले को देखते हैं, यहाँ कहा गया कि बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के शासनकाल में। उदयन उस समय रूल कर रहा था। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को किया है, आगे भी श्रृंखला जारी रहेगी। इसमें इतना ही।